कहानी की शुरुआत होती है आसमान में उड़ते एक ऐसे प्लेन से जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ तबाह होने वाला है। अंदर बैठे सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई बातें कर रहा था, कोई आराम कर रहा था। तो हमारी मेन कैरेक्टर लिंडा भी अपने दोस्तों के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही थी। लेकिन तभी मौसम ने अचानक ऐसा करवट बदली कि पूरा प्लेन बुरी तरह कांपने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरे केबिन में चीख पुकार मच गई। जो लोग सीट बेल्ट लगाए बिना खड़े थे वे जोरदार झटके से इधर उधर जा गिरे। तभी प्लेन का एक हिस्सा प्रेशर नहीं झेल पाया और फट गया। अगले ही पल तेज रफ्तार हवा ने कई लोगों को सीधे आसमान से बाहर खींच लिया। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। इसी बीच कंपनी का मैनेजर घबराकर लिंडा के पैर से लिपट गया ताकि किसी तरह खुद को बचा सके। वहीं एक कर्मचारी मदद की उम्मीद लेकर अपने बॉस के पास पहुंचा, लेकिन बॉस ने अपनी जान बचाने के लिए उसे बेरहमी से बाहर धक्का दे दिया। मरते मरते उस आदमी ने मैनेजर का पैर पकड़ लिया और देखते ही देखते दोनों हवा में लापता हो गए। उधर लिंडा अभी इस खौफनाक मंजर से संभल भी नहीं पाई थी कि उसे महसूस हुआ प्लेन अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, चीखें और मौत का सन्नाटा था। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन सीधे समुद्र की तरफ जा गिरा। किस्मत अच्छी थी कि टक्कर इतनी सीधी नहीं लगी, इसलिए प्लेन तुरंत नहीं फटा और लिंडा की सांसें अभी बाकी थीं। लेकिन खतरा टला नहीं था। समुद्र का पानी तेजी से प्लेन के अंदर भरने लगा। बिना एक पल गंवाए उसने सीट बेल्ट खोली और पूरी ताकत से तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो लिंडा समुद्र किनारे रेत पर पड़ी हुई मिलती है। समुद्र की लहरें उसके चेहरे से टकराती हैं, तब जाकर उसकी आंख खुलती है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो किसी शहर या जमीन पर नहीं बल्कि एक छोटे से सुनसान आइलैंड पर फंसी हुई थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी दूसरा इंसान दिखाई नहीं दिया। उस वक्त उसे यही लगा कि अब शायद उसे इस आइलैंड पर अकेले ही जिंदा रहना पड़ेगा और पता नहीं कब तक किसी के आने का इंतजार करना होगा। लेकिन उसकी ये चिंता ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि बहुत जल्दी उसकी जिंदगी वैसी होने वाली थी जैसी वो हमेशा से चाहती थी। थोड़ी ही दूर उसे अपना बॉस ब्रैड रेत पर बेहोश पड़ा हुआ मिल जाता है। उसके पैर में हल्की सी चोट जरूर लगी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। लिंडा के लिए बस यही काफी था, क्योंकि वो काफी समय से अपने बॉस ब्रैड को पसंद करती थी। तभी दूर आसमान में बादलों की तेज आवाज सुनाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि अब बारिश होने वाली है, इसलिए वो बिना समय गंवाए एक नुकीला पत्थर बनाती है। फिर कुछ बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करती है, पेड़ों की बेलें तोड़कर लाती है और लकड़ियों का सहारा लेकर बहुत जल्दी एक छोटी सी झोपड़ी बना देती है। वो झोपड़ी हवा तो ठीक से नहीं रोक सकती थी, लेकिन बारिश से बचने के लिए बिल्कुल सही थी। आखिर वो अपने पसंदीदा इंसान को बारिश में भीगने कैसे देती। ब्रैड को झोपड़ी के अंदर लिटाने के बाद लिंडा रेत में एक गड्ढा खोदती है। फिर उसके बीच में नारियल का आधा खोल रखती है और उसके चारों तरफ पत्ते लगा देती है ताकि बारिश का साफ पानी उसमें जमा हो जाए। बारिश खत्म होने के बाद पूरे एक दिन तक बेहोश रहने वाला ब्रैड आखिर होश में आ जाता है। वैसे तो उसे लिंडा बिल्कुल पसंद नहीं थी, बल्कि वो उसे कंपनी में भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन अब किस्मत दोनों को एक ही आइलैंड पर ले आई थी। फिर भी लिंडा ने उसकी इतनी देखभाल की थी, इसलिए उसने उसे एक बार धन्यवाद जरूर कहा। बस ब्रैड के मुंह से इतना सुनते ही लिंडा खुशी से खिल उठती है। उसे लगता है कि अब ब्रैड को ताकत की जरूरत है, इसलिए वो उसके लिए मछली पकड़कर आग पर भूनती है ताकि उसे थोड़ा प्रोटीन मिल सके। लेकिन ब्रैड तो हमेशा बड़े बड़े होटल और महंगे खाने का आदी था। उसे ऐसी सीधी सादी भुनी हुई मछली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर भी लिंडा उसे जबरदस्ती वो मछली खिला देती है। आखिर अगर वो भूख से मर गया तो उसका इतना सब करना बेकार हो जाएगा। रात होने पर लिंडा समुद्र किनारे बैठकर लहरों को देख रही होती है। तभी उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक प्लेन हादसा उसे उसके पसंदीदा इंसान के साथ दुनिया से दूर बिल्कुल अकेले रहने का मौका दे देगा। अगर ये हादसा नहीं हुआ होता तो वो ऐसा सपना भी नहीं देख सकती थी। अच्छी बात ये थी कि उसे पहले से सर्वाइवल स्किल्स सीखने का बहुत शौक था और अब वही सारी चीजें इस आइलैंड पर उसके बहुत काम आने वाली थीं। अगली सुबह ब्रैड की नींद खुलते ही उसका मूड बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि पूरी रात लिंडा ने अपने जूते उसके चेहरे के बिल्कुल पास रख दिए थे और उनकी बदबू उसे सारी रात परेशान करती रही। लेकिन इस समय वो इन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह इस मनहूस आइलैंड से जल्दी निकलना है। इसलिए वो लिंडा से कहता है कि बीच पर जाकर बहुत बड़ा SOS या हेल्प वाला निशान बनाओ ताकि ऊपर से गुजरने वाले जहाज या हेलीकॉप्टर उसे आसानी से देख सकें। साथ ही वो कहता है कि प्लेन का GPS ट्रैकर या ब्लैक बॉक्स भी ढूंढना चाहिए ताकि रेस्क्यू टीम जल्दी यहाँ पहुंच सके।
लेकिन लिंडा बिल्कुल आराम से कहती है कि ये सारी बातें अभी इतनी जरूरी नहीं है। इस समय सबसे जरूरी है कि पहले जिंदा रहने का इंतजाम किया जाए। खाना, पीने का पानी और रहने की जगह तैयार करनी होगी। उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। लिंडा की ये बात सुनकर ब्रैड को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चिढ़कर कहता है कि यहाँ कोई घर गृहस्थी बसाने की जरूरत नहीं है। वो उसे ताना मारते हुए कहता है कि यहाँ हाउसवाइफ बनने का नाटक मत करो। तुम्हारे बिना भी मैं आराम से जिंदा रह सकता हूँ। इतना कहकर वो खुद उठने की कोशिश करता है। उसके पैर में चोट लगी होने की वजह से उसे ठीक से चलने में दिक्कत हो रही थी। लिंडा उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ब्रैड उसका हाथ झटक देता है। कंपनी में होने पर लिंडा हमेशा उसकी बातें चुपचाप सुन लेती थी, लेकिन अब ये ऑफिस नहीं था। अब दोनों एक सुनसान आइलैंड पर फंसे हुए थे। ब्रैड के इस व्यवहार से लिंडा को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपना सामान उठाती है और बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। 1 घंटा बीत जाता है, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, यहाँ तक कि 7 घंटे भी निकल जाते हैं, लेकिन लिंडा वापस नहीं आती। पूरा दिन गुजर जाता है और अगली सुबह तक ब्रैड की हालत खराब होने लगती है। अब उसे समझ आने लगता है कि अकेले इस आइलैंड पर रहना इतना आसान नहीं है। तभी लिंडा वापस उसके पास आती है। ब्रैड उसे ऐसे देखता है जैसे उसके सामने कोई सुपर हीरो खड़ा हो। लिंडा उसे देखकर कहती है, ब्रैड, अब हम कंपनी में नहीं हैं। इसके बाद लिंडा जल्दी जल्दी एक लंबा भाला बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि जब वो अकेली गई थी तब उसे जंगल में जंगली सुअर के निशान मिले थे। वो सोचती है कि रोज रोज सिर्फ मछली खाकर कब तक काम चलेगा, अब कुछ अलग खाना भी मिल सकता है। दूसरी तरफ ब्रैड को जंगली सुअरों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। वो डरते हुए पूछता है कि क्या वो जानवर खतरनाक होता है। लिंडा सिर्फ इतना कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं संभाल लूंगी। इसके बाद वो अकेली ही हाथ में भाला लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। असल में जंगली सुअर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनका स्वभाव बेहद आक्रामक होता है। एक बड़ा जंगली सुअर 200 किलो से भी ज्यादा वजन का हो सकता है और दौड़ते समय उसकी स्पीड करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। अगर वो हमला कर दे तो अपने दांतों से इंसान के शरीर को बुरी तरह फाड़ सकता है। खासकर जब उसके बच्चे आसपास हों या उसका प्रजनन का समय चल रहा हो, तब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन खतरा चाहे जितना भी हो, अगर उसे पकड़ लिया जाए तो उसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। इधर कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए पीने का पानी भी खत्म होने लगा था। लिंडा पानी की तलाश में जंगल के अंदर जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक छोटा सा झरना मिल जाता है। साफ और ठंडा पानी देखकर वो वहीं नहाने भी लगती है, लेकिन नहाते नहाते अचानक उसकी नजर समुद्र की तरफ जाती है। वहाँ उसे एक नाव दिखाई देती है जो उनके आइलैंड के पास से गुजर रही थी। पहले तो वो जल्दी से उसकी तरफ भागती है ताकि मदद के लिए चिल्ला सके, लेकिन अगले ही पल वो रुक जाती है। उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आता है, अगर उस नाव वालों ने उन्हें देख लिया तो वो और ब्रैड हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। उनका ये अकेला वाला साथ यहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए वो जानबूझकर आवाज नहीं लगाती। किस्मत से नाव वाले भी उसे देख नहीं पाते और आगे निकल जाते हैं। धीरे धीरे इस आइलैंड पर कई दिन बीत जाते हैं। अब ब्रैड यहाँ की जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुका था। एक दिन वो लिंडा से कहता है कि हमें लकड़ियों का एक बड़ा बेड़ा बनाना चाहिए और समुद्र पार करके किसी तरह घर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लिंडा हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसकी बात टाल देती है। उसकी हर बात का मतलब सिर्फ यही होता था कि उसे इस आइलैंड से जाने की कोई जल्दी नहीं है। वो यहीं ब्रैड के साथ रहकर अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है। आखिरकार दोनों फैसला करते हैं कि अब वो अलग अलग रहेंगे और अपना अपना इंतजाम खुद करेंगे। लेकिन ब्रैड ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था। वो हमेशा आराम की जिंदगी जीता आया था। उसे एक छोटी सी झोपड़ी तक बनानी नहीं आती थी। लकड़ियां रगड़कर आग जलाना भी उसके बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि बारिश का पानी जमा करना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। जब तक वो बर्तन ठीक से रखता तब तक बारिश बंद हो चुकी होती। आखिर में उसके पास सिर्फ एक ही काम बचा। वो बीच पर एक बड़ा सा मदद का निशान बनाकर बैठ गया और सोचने लगा कि जब किस्मत होगी तब कोई आकर उसे बचा ही लेगा। दूसरी तरफ लिंडा की जिंदगी बिल्कुल अलग चल रही थी। वो हर रोज मछलियां पकड़कर लाती और जानबूझकर ब्रैड के सामने से गुजरती ताकि उसे दिखा सके कि वो कितनी आसानी से सब कुछ कर सकती है। बेचारा ब्रैड सिर्फ उसे देखता रह जाता। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक दिन जब उसने एक छोटा सा कीड़ा देखा तो उसे देखकर भी उसके मुंह में पानी आ गया। उधर लिंडा के पास खाने के लिए जंगली फल थे, पीने के लिए ठंडा झरने का पानी था और ताजी मछलियां भी थीं। उसे देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी सुनसान आइलैंड पर फंसी नहीं बल्कि छुट्टियां मनाने आई हों। आखिरकार ब्रैड को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो खुद चलकर लिंडा के पास आता है और उससे माफी मांगता है। वो मान लेता है कि यहाँ आकर उसे समझ में आ गया है कि ये ऑफिस नहीं है जहाँ वो अपनी बॉस वाली अकड़ दिखा सके। इस आइलैंड पर अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे लिंडा की मदद की जरूरत पड़ेगी। वो वादा करता है कि अब वो ठीक से काम करेगा, सर्वाइवल स्किल्स सीखेगा और जितना हो सकेगा लिंडा का हाथ बंटाएगा। वो उससे कहता है कि पहले की तरह उसे फिर से अपने साथ रख ले।
लिंडा उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो ब्रैड को पूरे आइलैंड की जगह जगह घुमाकर वहां का इलाका समझाने लगती है। वो उसे जंगल के रास्ते, पानी के सोर्स और दूसरी जरूरी जगहें दिखाती है। फिर वो उसे एक बहुत ऊंची और खतरनाक चट्टान के पास लेकर जाती है। वहां से नीचे गिरने का मतलब सीधा मौत था। लिंडा उसे चेतावनी देती है कि आगे एक बहुत बड़ा एक्स आकार का पत्थर है, उस तरफ कभी मत जाना। वहां कांटेदार झाड़ियां हैं, जहरीली बेलें हैं और कई खतरनाक कीड़े भी रहते हैं। अगर गलती से वहां चले गए तो जान भी जा सकती है। रास्ते में चलते हुए वो ब्रैड को ये भी सिखाती है कि कौन से फल और पौधे खाने लायक होते हैं और कौन से जहरीले। वो कहती है कि अगर किसी पौधे का रस हाथ पर लगाने से त्वचा पर जलन या कोई रिएक्शन हो जाए तो उसे कभी मत खाना। इसी तरह दोनों वापस लौट रहे होते हैं कि तभी अचानक रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि लिंडा की जान पर बन आती है। लेकिन इस वक्त ब्रैड उससे भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे अभी तक सर्वाइवल की सारी चीजें सीखनी बाकी थीं। अगर इस समय लिंडा को कुछ हो गया तो वो भी इस आइलैंड पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। कुछ समय बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब बीच के पास बनी झोपड़ी छोड़कर जंगल के अंदर एक ज्यादा सुरक्षित जगह पर रहेंगे। वहां पहुंचकर दोनों मिलकर अपनी नई झोपड़ी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाते हैं। झोपड़ी अभी भी बहुत साधारण थी, लेकिन अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो चुकी थी। इसी दौरान ब्रैड भी धीरे धीरे कई सर्वाइवल स्किल्स सीख लेता है। एक रात ब्रैड लिंडा को समुद्र किनारे बुलाता है। वो कहता है कि इन दिनों लिंडा ने उसे जो कुछ भी सिखाया है उसके लिए वो उसका धन्यवाद करना चाहता है। उसने अपने हाथों से कुछ खाना भी बनाया था। लिंडा को लगा कि शायद आज की रात बहुत खास और रोमांटिक होने वाली है, लेकिन जैसे ही वो उस खाने का पहला निवाला खाती है उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। अब उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती और वो हिल तक नहीं पाती। लिंडा को इस हालत में देखकर ब्रैड उसकी मदद करने के बजाय तुरंत जंगल की तरफ भाग जाता है। कुछ देर बाद वो वहां से एक खुद का बनाया हुआ लकड़ी का बेड़ा घसीटते हुए बाहर लाता है। तभी पता चलता है कि इतने दिनों से वो सिर्फ सर्वाइवल सीख ही नहीं रहा था, बल्कि चोरी छिपे यहाँ से भागने की पूरी तैयारी भी कर रहा था। लिंडा जमीन पर पड़ी हुई बस बेबस होकर अपने पसंदीदा इंसान को दूर जाते हुए देखती रह जाती है। जैसे ही ब्रैड अपने बेड़े को समुद्र में उतारता है और पहली लहर पार कर लेता है, वो खुशी से झूम उठता है। उसे लगता है कि उसका बनाया हुआ बेड़ा बहुत मजबूत है और अब वो आसानी से इस आइलैंड से निकल जाएगा। वो पीछे मुड़कर लिंडा का मजाक भी उड़ाता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। दूसरी ही बड़ी लहर आते ही लकड़ी का पूरा बेड़ा टूटकर बिखरने लगता है। इसके तुरंत बाद एक और बहुत बड़ी लहर आती है और ब्रैड समुद्र में डूबने लगता है। मौत सामने देखकर उसकी आंखों के सामने अपनी मंगेतर जूली का चेहरा आ जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद वो अपने घर पहुंच गया है, लेकिन असलियत कुछ और थी। तब तक लिंडा के शरीर से दवा का असर खत्म हो चुका था। वो समुद्र में कूदकर ब्रैड की जान बचाती है और उसे खींचकर वापस किनारे ले आती है। इस दौरान वो पानी भी उगल रही होती है और साथ ही उसे मुंह से सांस देकर बचाने की कोशिश भी करती है। अगली सुबह ब्रैड बहाने बनाने लगता है। वो कहता है कि उसका भागने का कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का था कि उसने खाने में जहरीले पौधे का जहर बहुत कम मिलाया था। वो सोचने लगता है कि अगर उसी रात लिंडा मर जाती तो आज उसे ये सब नहीं झेलना पड़ता। कल रात जो इंसान बेड़े पर खड़ा होकर खुद को सबसे चालाक समझ रहा था, आज वही सबसे ज्यादा शर्मिंदा था। ब्रैड की हालत देखकर लिंडा उसे खाने के लिए ब्लू रिंग ऑक्टोपस की सींक बनाकर देती है। ब्रैड को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये ऑक्टोपस बेहद जहरीला होता है। वो बिना कुछ सोचे उसे खा लेता है। उसे खाते देखकर लिंडा हल्का सा मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी ही देर में वो जो चाहेगी वही होगा। कुछ ही मिनटों बाद ब्रैड को महसूस होता है कि उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है। वो सब कुछ देख और सुन तो सकता था, उसका दिमाग भी पूरी तरह काम कर रहा था, लेकिन वो अपने शरीर का एक भी हिस्सा नहीं हिला पा रहा था। इस ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर इंसान की नसों पर असर करता है और शरीर को पूरी तरह बेकार कर देता है। हालांकि लिंडा ने जहर की मात्रा इतनी ही रखी थी कि उसकी जान को कोई खतरा न हो। इसके बाद लिंडा धीरे धीरे अपना छोटा सा चाकू निकालती है। फिर वो ब्रैड की पैंट उतारने लगती है। उसका इरादा उसे मारने का नहीं था, बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाने का था जिसे वो जिंदगी भर कभी भूल न सके। उस समय ब्रैड पूरी तरह होश में था, लेकिन जहर की वजह से उसका शरीर बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उस घटना के बाद ब्रैड इतना डर गया कि कई दिनों तक उसने लिंडा से ठीक से बात तक नहीं की। वो बस चुपचाप उसके कहे हुए सारे काम करता रहता, यहाँ तक कि जब भी उसकी नजर उस छोटे चाकू पर पड़ती उसे पिछली रात की बात याद आ जाती और वो डर से सहम जाता।
एक दिन लिंडा हमेशा की तरह जंगल में फल तोड़ने गई हुई थी। तभी अचानक उसने देखा कि समुद्र की तरफ से एक नाव इस आइलैंड की तरफ आ रही है। इस बार नाव में बैठे लोगों ने उसे भी देख लिया था। अब वहाँ से भागने का कोई मौका नहीं बचा था। लिंडा तुरंत समझ गई कि अब शायद उसका और ब्रैड का ये अकेला वाला साथ खत्म होने वाला है। थोड़ी ही देर बाद नाव किनारे लगती है और उसमें से उतरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्रैड की मंगेतर जूली होती है। उसे देखकर लिंडा के चेहरे पर तो मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ब्रैड यहाँ से जाए। जूली तो बेसब्री से ब्रैड से मिलने का इंतजार कर रही थी। मजबूरी में लिंडा उसे अपने साथ लेकर चल पड़ती है, लेकिन तभी नाव चलाने वाला आदमी भी कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा। रास्ते भर लिंडा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर उसने सीधे इन दोनों पर हमला किया और कहीं वो दोनों उस पर भारी पड़ गए तो। काफी सोचने के बाद उसे एक खतरनाक आइडिया आता है। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले वो खुद एक ऊंची चट्टान के पास से गुजरते हुए लगभग नीचे गिर ही गई थी। वहाँ का एक हिस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक था। जब तीनों उस जगह पहुंचते हैं तो लिंडा अचानक रुककर अपने जूते के फीते बांधने का बहाना करती है और दोनों से कहती है कि तुम लोग आगे चलते रहो। जैसे ही जूली और नाव वाला आगे बढ़ते हैं, अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है। जूली नीचे गिरने ही वाली थी कि नाव वाला तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर लिंडा सोचती है कि अगर दोनों एक साथ नीचे गिर जाएं तो एक ही बार में दोनों का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी योजना वैसी पूरी नहीं हो पाती जैसी उसने सोची थी। उधर ब्रैड को इस पूरी घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो आइलैंड पर आराम से अपना काम कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब लिंडा वापस लौटती है तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। ब्रैड तुरंत महसूस कर लेता है कि आज कुछ तो गड़बड़ है। जो लिंडा हर समय हंसती रहती थी, इधर उधर दौड़ती रहती थी, वही आज चुपचाप समुद्र किनारे बैठी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। कभी बिना वजह रेत में कुछ बनाने लगती, कभी घंटों तक एक ही जगह बैठकर खोई रहती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग कहीं और ही चला गया हो। ब्रैड सोचता है कि शायद उसका मूड ठीक नहीं है। वो उसे जंगल चलकर जंगली सुअर ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन लिंडा बिना कुछ बोले वहीं लेटी रहती है। वो कहीं नहीं जाना चाहती। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर परेशान है और खुद को ही दोष दे रही है। इसी बीच ब्रैड की नजर पास में पड़े उसी छोटे चाकू पर जाती है। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आता है कि यही सही मौका है। अगर वो अभी पीछे से हमला कर दे तो शायद हमेशा के लिए आजाद हो सकता है। लेकिन अगले ही पल उसे पिछली रात का वो डरावना अनुभव याद आ जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर हमला करने के बाद भी वो लिंडा को हरा नहीं पाया तो इस बार शायद उसकी जान ही चली जाएगी। यही सोचकर उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उस रात जब लिंडा सो रही होती है, तभी अचानक उसे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो बार बार उसका नाम लेकर मदद के लिए पुकार रही होती है। लिंडा की आंख खुल जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे जूली अभी भी जिंदा है और उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई है। वो तुरंत एक जलती हुई मशाल उठाती है और आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो आगे जाती है उसकी धड़कनें तेज होती जाती हैं। तभी वो देखती है कि जूली समुद्र के पानी से बाहर निकल रही है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह घायल था और वो दर्द से चीख रही थी। जूली गुस्से में लिंडा की तरफ देखकर चिल्लाती है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की? क्यों? आखिर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं ब्रैड को सब कुछ बता दूंगी। उसे पता चल जाएगा कि तुम एक कातिल हो, तुम एक खूनी हो। जूली की ये बातें सुनकर लिंडा पूरी तरह घबरा जाती है। वो बिना कुछ सोचे अपनी लाठी पूरी ताकत से उसकी तरफ घुमा देती है। लेकिन जैसे ही लाठी आगे जाती है, अगले ही पल जूली अचानक गायब हो जाती है। लिंडा घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे समझ आता है कि ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था। लेकिन अगली सुबह जो होता है वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। ब्रैड समुद्र किनारे कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक इंसानी हाथ पर पड़ती है। वो उसे ध्यान से देखता है और तुरंत पहचान जाता है कि ये हाथ जूली का है, क्योंकि उसकी उंगली में वही सगाई की हीरे वाली अंगूठी थी जिसे वो बहुत अच्छी तरह पहचानता था। ब्रैड ये देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। वो तुरंत लिंडा के पास जाता है और उससे सवाल करने लगता है। पहले तो लिंडा बहाने बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ब्रैड उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। पिछले कई दिनों से उसे लिंडा का अजीब व्यवहार पहले ही शक में डाल चुका था। उसे हमेशा लगता था कि लिंडा कुछ छिपा रही है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी की जान लेने जैसी हरकत भी कर सकती है। जब लिंडा समझ जाती है कि अब उससे सच छिप नहीं सकता, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए पास रखा चाकू उठाने की कोशिश करती है। लेकिन ब्रैड उससे एक कदम आगे निकल चुका था। उसने मौका मिलते ही वो चाकू पहले ही छिपा दिया था। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला करते हैं। कभी ब्रैड भारी पड़ता है तो कभी लिंडा। दोनों किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थे।
इसी लड़ाई के दौरान मौका मिलते ही ब्रैड पूरी ताकत से वहां से भाग निकलता है। वो बिना पीछे देखे जंगल की तरफ दौड़ता रहता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक उसके सामने एक ऐसी चीज आती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस सुनसान आइलैंड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और शानदार आलीशान बंगला खड़ा था। अब जाकर ब्रैड को समझ आता है कि उस दिन लिंडा ने उसे उस दिशा में जाने से बार बार क्यों मना किया था। उसने कहा था कि वहां जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। उस तरफ ये पूरा आलीशान बंगला मौजूद था जिसे लिंडा उससे छिपाकर रखना चाहती थी। शुरुआत में लिंडा को भी इस आलीशान बंगले के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जिस दिन उसने समुद्र में एक नाव को इस आइलैंड के पास आते देखा था, उस दिन वो चुपचाप उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गई थी। तब उसने देखा कि कुछ लोग इस बंगले की देखभाल और जरूरी सामान पहुंचाने आए थे। जब उनमें से एक आदमी दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड डाल रहा था, तब लिंडा ने छिपकर वो पूरा पासवर्ड याद कर लिया। बाद में जब सारे लोग वहां से चले गए तो वो चुपके से बंगले के अंदर घुस गई। अंदर उसे तरह तरह का स्वादिष्ट खाना मिला जिसे उसने पेट भर कर खाया। वहां से निकलते वक्त उसने एक छोटा सा चाकू भी अपने साथ चुरा लिया। उधर अपनी जान बचाकर भागता हुआ ब्रैड भी उसी बंगले के अंदर पहुंच जाता है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन पूरे बंगले में उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। वो सोचता है कि कम से कम कोई हथियार ही मिल जाए ताकि अगर लिंडा यहाँ आ जाए तो वो अपना बचाव कर सके। लेकिन उसे पूरे बंगले में एक भी चाकू नहीं मिलता, क्योंकि लिंडा पहले ही सारे चाकू छिपा चुकी थी। उसी समय लिंडा भी ब्रैड का पीछा करते हुए बंगले तक पहुंच जाती है। वो सीधे कंट्रोल रूम में जाती है, जहां लगे कैमरों की मदद से पूरे बंगले के हर कमरे पर नजर रखी जा सकती थी। मॉनिटर पर वो ब्रैड की हर छोटी बड़ी हरकत देख रही थी। इतना ही नहीं, उसने पहले ही बंगले का सिक्योरिटी अलार्म भी बंद कर दिया था। इसीलिए बंगले के असली मालिकों को ये पता भी नहीं चलने वाला था कि कोई अंदर घुस चुका है। कुछ देर बाद लिंडा हाथ में बंदूक लेकर ब्रैड के सामने पहुंच जाती है। अब ब्रैड पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि इस बार बचना बहुत मुश्किल है। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और लिंडा से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो एक एक बात ऐसी कहता है जो सीधे लिंडा के दिल पर असर करती है। वो कहता है कि अब उसे बाहर की दुनिया में वापस जाने की कोई इच्छा नहीं है। वहाँ उसके लिए कुछ भी खास नहीं बचा। अगर लिंडा चाहे तो वो इसी आइलैंड पर उसके साथ हमेशा रह सकता है। यहाँ भी वो खुश रह सकता है। लेकिन तभी लिंडा की नजर बंगले में रखी एक सजावटी चीज पर पड़ती है। वहां रखे एक बड़े जानवर के सींगों में से एक सींग गायब था। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जान पाया, लेकिन उस घटना के बाद लिंडा को गोल्फ खेलने का ऐसा शौक लगा कि वो बार बार गोल्फ खेलने लगी, क्योंकि हर बार जब वो गोल्फ स्टिक घुमाती थी तो उसे वही एहसास याद आता था जब उसने ब्रैड के सिर पर पूरी ताकत से वार किया था। बाद में जब भी कोई पत्रकार उससे पूछता कि वो इस सुनसान आइलैंड से जिंदा वापस कैसे आई, तो लिंडा बड़ी शान से झूठ बोलती। वो कहती कि उसने अकेले ही लकड़ी का बेड़ा बनाया, समुद्र पार किया और खुद ही वापस घर पहुंच गई।